भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा जो होता है वो अपने परिवार के लोगों से भाषा को सुनकर उसका अनुकरण करता है और फिर बोलना सीखता है। अर्थात वो पहले सुनता है फिर बोलना सीखता है। इसके पश्चात बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है और लिखना सिखाया जाता है। तो ये भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बालक की भाषा पर परिवार का उस क्षेत्र की भाषा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। वो जैसी भाषा सुनता है वैसा ही उच्चारण भी करना सीखता है और जैसा वो उच्चारण करता है वैसे ही पढ़ता है और लिखता है। तो इस तरह से बालक स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी भाषा शिक्षण की। एक क्वेश्चन आया था बीएड में सेशन 21-23 में कि भाषा शिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये उसी क्वेश्चन का आंसर का नोट्स है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा शिक्षण का क्या अर्थ है। तो भाषा शिक्षण का अर्थ है भाषा का ज्ञान देना, शिक्षा देना, भाषा के प्रयोग में दक्ष बनाना या फिर कुशल बनाना। अर्थात भाषा की शिक्षा देना ही भाषा शिक्षण है। किसी भी बालक के भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। भाषा को सुनना, भाषा को बोलना, भाषा को पढ़ना और भाषा को लिखना। बालक बचपन में स्वाभाविक रूप से अपने परिवार के सदस्यों की भाषा को सुनता है, फिर उनका अनुकरण करके बोलना सीखता है। इसके पश्चात वह पढ़ना सीखता है और अंत में भाषा लिखना भी सीख जाता है। परिवार में बालक जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है वह अनौपचारिक होती है, क्योंकि परिवार की भाषा जो होती है वो अलग क्षेत्र से संबंधित होती है। अलग अलग क्षेत्र की भाषा हो सकती है। औपचारिक रूप से भाषा की शिक्षा विद्यालय में ही प्रारंभ होती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण एवं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कार्य में दक्ष एवं कुशल बनाया जाता है। जैसे कि सामान्य रूप से विद्यालयों में हिंदी और इंग्लिश भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात कुछ ऊपर क्लास जाने में बालक अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा की भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो माध्यमिक स्तर में या फिर माध्यमिक स्तर के बाद होती है। कुछ स्कूल्स जो निजी प्रयासों द्वारा खोले गए हैं वहाँ पर उनके क्षेत्रीय भाषा या उस समाज की भाषा में भी शिक्षा दी जाती है। जैसे बांग्ला स्कूल में हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला की शिक्षा दी जाती है। जो मदरसे हैं वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की शिक्षा दी जाती है। किंतु हिंदी और इंग्लिश ऐसी भाषा है जिनकी औपचारिक रूप से शिक्षा विद्यालय में दी जाती है प्रारंभ से ही। अब हम भाषा शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वैसे ही लिखा गया था कि भाषा शिक्षण को परिभाषित कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा भाषा शिक्षण से संबंधित इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है और उसके बाद फिर परिभाषा देनी है। तो जो पहली परिभाषा है वो है एस.के. देशपांडे के अनुसार भाषण शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध कौशलों से दक्ष करना है, जैसे सुनना, बोलना, समझना और लिखना। अर्थात भाषाई कौशल में ये चारों कौशल आते हैं। एक क्वेश्चन भी आया है कि भाषाई कौशल के बीच संबंधों का उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। तो उसमें आपको ये जो चार कौशल है, 4 स्किल्स है लैंग्वेज के, इनका आपसी संबंध क्या है वो लिखना है। अब जो दूसरी परिभाषा है वो है के.एन. त्रिपाठी की। इन्होंने कहा है कि भाषा से संबंधित विशिष्ट दक्षताओं की प्राप्ति ही भाषा शिक्षण है। अर्थात भाषा से संबंधित जो विशिष्ट दक्षताएं हैं, अर्थात सुनना, बोलना, समझना और लिखना, यही भाषा शिक्षण है। तीसरी परिभाषा है एस.के. अखौरी की। इन्होंने कहा है कि भाषा के निर्धारित मानकों के संदर्भ में छात्रों को सफलतापूर्वक एवं संतोषप्रद पद्धति से कार्य को संपादित करने में दक्ष बनाना ही भाषा शिक्षण है। अर्थात भाषा ऐसा नहीं कि हम जो भी बोलते हैं सारे भाषाओं को, सभी क्षेत्र की भाषाओं को भी हिंदी में मिक्स करके बोल देते हैं तो हम कहेंगे कि भाषा में या फिर भाषा शिक्षण या भाषाई कौशल में बालक दक्ष है, बल्कि भाषा का जो मानक रूप है
उसका प्रयोग यदि सफलतापूर्वक हम अपने कार्यों में कर पाते हैं तभी हम कहेंगे कि बालक भाषाई कौशल में दक्ष है या फिर कुशल है। अब जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, भाषाई कौशल हैं, उसे हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। नंबर 1 है श्रवण या सुनना, लिसनिंग। श्रवण का तात्पर्य होता है सामने वाले की भाषा को सुनना, समझना, स्मरण रखना, अर्थात सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको सुनकर उसके भाव को समझना, उसकी बातों को याद रखना। जैसे टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे टीचर की बात को सुने और ना केवल सुने बल्कि उसे समझे भी और याद भी रखे। टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद वो बोलते हैं ना कि समझ में आया, तो इसका मतलब है कि आपने जो सुना वो समझ में आया। अब जो दूसरा कौशल है वह है बोलना या वाचन, स्पीकिंग। बोलने का तात्पर्य होता है भाषा के मानक रूप का प्रयोग करते हुए अपने भाव एवं विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुणता या फिर दक्षता। अर्थात टीचर जब बुक पढ़कर बच्चों को सुनाते हैं तो वो क्या है, वो वाचन है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि वाचन में वाचक और श्रोता 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। जो वाचक होता है वो सुनाता है और जो श्रोता होता है वो वाचक की बातों को सुनता है, और जो पठन होता है उसमें केवल खुद ही पढ़ते हैं। तो वाचन कौशल का तात्पर्य है कि अब भाषा के मानक रूप का प्रयोग करते हुए जो कुछ भी सुनाना हो श्रोता को उसका वाचन किया जाए। थर्ड है पढ़ना या पठन, रीडिंग। भाषा शिक्षण के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ है किसी के द्वारा लिखित भाषा को शुद्ध पढ़ना तथा उस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को पढ़कर समझना, अर्थात लिखित भाषा के अर्थ, भाव एवं विचारों को समझना। जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो नहीं रीड करता है कोई, उसको समझते हुए रीड करता है। और अगर बोलकर पढ़ते हैं तो कहाँ विराम चिन्ह है, कहाँ कौन सा शब्द है, उसके भाव और कहाँ रुकना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देकर पढ़ता है। फोर्थ जो स्किल है वह है लिखना या लेखन, राइटिंग। लिखने का तात्पर्य है भाषा के मानक नियमों का प्रयोग करते हुए अपने भाव एवं विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना। जब हम लिखते हैं उस समय भी जिस भी भाषा में हम लिख रहे हो उसके कुछ नियम होते हैं, मानक नियम होते हैं, उसका प्रयोग करके लिखते हैं। तो जब भाषा के मानक नियमों का प्रयोग करते हुए यदि लिखना सीख जाते हैं तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। जैसे यदि हिंदी में ही आप कहानी लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं या फिर आंसर ही लिख रहे हैं तो कहाँ पे आपको कॉमा देना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहाँ पे पूर्ण विराम होगा, कहाँ अर्ध विराम होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। कहाँ छोटी ई की मात्रा होगी, कहाँ बड़ी ई की मात्रा होगी, कहाँ चंद्र बिंदु होगा। तो ये जो नियम है इन नियमों का प्रयोग करते हुए लिखना ही लेखन है, लेखन कौशल है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की विधियों की, मेथड्स की। तो एक शिक्षक जब बच्चों को भाषा का ज्ञान देता है तो इसके लिए वह विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, प्रविधियों, टेक्निक्स यूज करता है। शिक्षण विधि का चुनाव करते समय शिक्षक इस बात पर ध्यान देता है कि जिस विधि का चुनाव शिक्षण के लिए किया जा रहा है वह शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस सीमा तक उपयोगी है। इसके अतिरिक्त शिक्षक ये भी देखता है कि शिक्षण विधियों का चुनाव छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, अर्थात जिस भी क्लास के छात्र हैं उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें भाषा की शिक्षा देने से संबंधित शिक्षण विधियों का चुनाव करता है टीचर। भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, वो इस प्रकार है। नंबर 1 है कहानी कथन विधि, 2 है खेल विधि, 3 है चित्र वर्णन, 4 है सस्वर पाठ विधि, 5 है अभिरूपता, 6 है नाटकीकरण, अभिनय या गीत, 7 है समीक्षा प्रविधि, 8 है सारांश विधि, 9 है अवबोध विधि और 10 है विचार विमर्श विधि। हम इन विधियों के बारे में संक्षिप्त रूप में ही जानेंगे क्योंकि इसमें इस पेपर में आपका जो क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का ही होता है, इसके लिए 10 मार्क्स ही होते हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी और थोड़ा शॉर्ट में ही क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। सबसे पहले है कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ऐसे तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है लेकिन बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है।
बच्चे स्वभाव से ही कहानी प्रिय होते हैं और कहानी सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। अतः कहानी छात्रों को भाषाई कौशल में निपुण बनाने का एक सशक्त माध्यम है। कहानी का विषय और उसकी भाषा कक्षा के अनुसार ही सरल एवं रोचक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे क्लास के बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना है तो एकदम शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा बच्चे ठीक से समझ नहीं पाएंगे और वो कहानी सुनने में रुचि भी नहीं लेंगे। भाषा शिक्षण के लिए इस विधि का प्रयोग करते समय कहानी के विचार एवं भाव के अनुकूल ही कहानी सुनाना चाहिए, जिससे बच्चे एकाग्र मन से कहानी सुने और कहानी के माध्यम से जो भी समझाना चाहते हैं, जो भी भाव है कहानी के, उसको ग्रहण करें। अर्थात कहानी पढ़नी नहीं चाहिए बल्कि कहानी कही जानी चाहिए। जिस तरह के भाव हैं उस तरह के फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी जो विधि है वह है खेल विधि। तो बच्चों को तो खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, अतः उनके इस रुचि का फायदा उठाकर खेल के माध्यम से ही बच्चों को भाषा की शिक्षा देना चाहिए। यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है। बालकों को विभिन्न अक्षरों एवं व्यंजनों से बने ब्लॉक्स के माध्यम से उन्हें अक्षर एवं मात्रा का ज्ञान दिया जा सकता है। टेलीविज़न, प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग करके भी खेल खेल में बहुत ही सरलता से बच्चों को भाषा से संबंधित ज्ञान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि भाषा की शिक्षा देने के लिए अत्यंत ही रोचक विधि होती है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने कोई चित्र टांग देते हैं और चित्र से संबंधित प्रश्न करते हैं और छात्र प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कभी कभी छात्रों को चित्र दिखाकर उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बोलने या लिखने को भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कछुआ और खरगोश की कहानी से संबंधित चित्र है, तो शिक्षक इसे समझा देते हैं और फिर बच्चों को उसे लिख कर लाने को कहते हैं या फिर बोलते हैं कि इसे याद करिए और देखिए और कल आपको सुनाना है। तो इस तरह से चित्र वर्णन विधि भी बच्चों को भाषा की शिक्षा देने के लिए अत्यंत ही रोचक है। इसमें बालक पहले तो सुनते भी हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते भी हैं। नेक्स्ट है सस्वर पाठ विधि, रिसाइटेशन मेथड। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा एवं भाषा के विभिन्न कौशलों का ज्ञान देने हेतु सस्वर पाठ विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और लगभग सभी विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षक कविताओं या कहानियों का पहले स्वयं उच्चारण करते हैं तथा विद्यार्थियों को उसे दोहराने के लिए कहते हैं। छात्रों को कविता सुनानी हो या फिर कहानी सुनानी हो तो फिर ये विधि बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों एवं वाक्यों को सुनकर छात्र जब बोलते हैं तो इससे वे सुनने और बोलने दोनों ही कौशल में दक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है नाटकीकरण, अभिनय या गीत। इस विधि के अंतर्गत जो भी प्रकरण पढ़ाना है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रकरण के अर्थात कहानी के विभिन्न पात्रों के अनुसार छात्रों को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं दे देते हैं और छात्र उस भूमिका से संबंधित जो भी संवाद होते हैं उन्हें याद करते हैं और तब सभी मिलकर नाटक के रूप में उस प्रकरण या प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। इस विधि से छात्र शब्दों के शुद्ध उच्चारण, वार्तालाप करना और शब्दों के अनुसार भाव एवं विचारों को प्रकट करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है समीक्षा प्रविधि। इस विधि में शिक्षक कविता पढ़ाते समय कविता के अर्थ बताने और व्याख्या करने के साथ साथ साहित्यिक आलोचना भी करते जाते हैं, जैसे कविता के छंद, अलंकार, गुण दोष तथा भाषा और शैली आदि को भी बताते हैं। इस विधि का प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तथा उसके ऊपर के स्तर पर किया जाता है और यह अत्यधिक प्रभावशाली भी होता है। इसमें छात्र अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। इस विधि के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार की समीक्षा होती है। भाषा की समीक्षा की, जो कविता है वो किस भाषा शैली में लिखी गई है। काव्यगत भाव की समीक्षा, जैसे होता है ना कि वीर भाव या वीर रस में, प्रेम रस में, भक्ति रस में किस रस की वो कविता है। और उन प्रभावों की भी समीक्षा की जाती है जिससे कवि को रचना करने की प्रेरणा मिली है और रचना करने में सहायता मिली है। जैसे हम कवि सूरदास की सारी कविताएं पढ़ते हैं वो भक्ति रस में है, तो ये उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली।
प्रेमचंद की कहानियों के विषय में आप पढ़िए तो ये ग्रामीण क्षेत्र की का जो मार्मिक वर्णन है, जो सही चित्रण है वो है। तो इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। तो इस तरह से जो भी कविता या कहानी शिक्षक पढ़ाते हैं, तब कविता के छंद, अलंकार, भाषा शैली के साथ साथ उन प्रभावों की भी समीक्षा करते हैं जिसने कवि को रचना करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है सारांश विधि। इस विधि का प्रयोग कहानी या कविता के पाठ की समाप्ति पर किया जाता है, जिसमें शिक्षक यह जानना चाहते हैं कि छात्र कितना और कहाँ तक समझ पाए हैं। यह विधि छात्रों को सुनने, बोलने तथा लिखने के कौशल में दक्ष बनाती है। आप सभी जब जाते हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए, बीएड के स्टूडेंट्स जो हैं, तो आप अपने लेसन प्लान में पुनरावृत्ति लिखते हैं ना, एक पॉइंट लिखते हैं पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन, जिसमें आप जो भी कहानी या कविता पढ़ाते हैं या जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो लास्ट में उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसका समराइजेशन करते हैं। तो ये वही समराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट है अवबोध विधि। अवबोध का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो बालक जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे अपने शब्दों में अनुवाद कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, उल्लेख कर सकता है, उसकी तुलना कर सकता है या उसकी विवेचना कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। अर्थात जब शिक्षक बालक को कोई भी कहानी या कविता पढ़ाते हैं और बालक उससे अच्छी तरह से समझ जाता है, टीचर जो भी ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं उनको प्राप्त कर लेता है, तो इसके अंतर्गत वो उदाहरण भी दे सकता है, अनुवाद कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, निर्णय ले सकता है, चयन कर सकता है। इसमें न केवल किसी बात को याद रखना सम्मिलित है, बल्कि उस विषय से संबंधित समझ, उस विषय का अर्थ और उसमें अंतर्निहित विचार भी सम्मिलित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस विषय से संबंधित जो गहन समझ है वो इसमें सम्मिलित है। कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो वही जो भी टॉपिक है उससे संबंधित सभी बातें क्लियर हो जाना ही, सभी बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाना, समझ आ जाना ही अवबोध है। तो शिक्षक को पढ़ाते समय इसी तरह से पढ़ाना चाहिए, उदाहरण देकर, व्याख्या करके और तुलना करके, कि बच्चे अच्छी तरह से उस विषय को, उस प्रकरण को समझ जाएं। नेक्स्ट है विचार विमर्श विधि। भाषा शिक्षण की यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रचलित विधि है। इसमें किसी विषय का चुनाव करके उस पर विचार विमर्श करने हेतु कक्षा के छात्रों को 2 भागों में बांट दिया जाता है तथा उन्हें अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। इस विधि में छात्र मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। यह विधि छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने एवं प्रश्न पूछने के कौशल में दक्ष बनाती है। और इस विधि का प्रयोग उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए करना उचित होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो वाद विवाद करने में अभी कुशल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त भी भाषा शिक्षण के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे भाषा प्रयोगशाला है और फिर बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। किंतु मैंने यहाँ 10 विधियों की ही चर्चा की है। आशा करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। नहीं तो मन नहीं करता है इतना नोट्स बनाऊँ, तैयार करूँ, फिर रिकॉर्ड करूँ, फिर उसको अपलोड करूँ। तो ये पता होना चाहिए कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, या मैं ऐसे ही बना बना के नोट्स अपलोड करते जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।